आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है शेयर करना है। तो वन बाय वन करके आज लॉसेस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जी। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह उसको भी साथ एंटरटेन कर लेंगे। सबसे पहले मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वो सैलरी से रिलेटेड। ये आज का टॉपिक बेसिकली है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सबसे पहले मैं सैलरी की बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। जी सबसे पहले ये ए पॉइंट है जी। मैं आपसे पहले सेट ऑफ आएगा फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करेंगे। हाँ जी ये ए आ है जी आपका, और साथ ही फिर इसके साथ इसका बी पॉइंट भी है, वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन करके। अब सबसे पहले जी क्योंकि सैलरी इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, तो पहला पॉइंट ये है 12 सबसेक्शन 4 है इसमें है, और दिस इज़ वाई कि इसमें सेट ऑफ या और प्लस इसमें आप कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 56 जो है इनकम टैक्स लॉ। ये पहला प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया जी सेट ऑफ का। अब मैं इसके कैरी फॉरवर्ड के बारे में आपसे शेयरिंग करूंगा जी। जी ये दूसरा आपके सामने आ रहा है जी। जी दूसरा आपका रूल्स टू कैरी फॉरवर्ड है। अब एज देर नो लॉस, तो ऑब्वियसली जब लॉस नहीं होगा तो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट इसमें अराइज नहीं होता। तो ये पहला पार्ट था जो प्योरली रिलेट करता था सैलरी इनकम के साथ, कि इसके अंदर जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या हों। अच्छा मीनवाइल जी सवाल आया, जुबैर मलिक ने कहा है कैन आई गेट बुक ऑन सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स, काइंडली शेयर डिटेल ऑटो बुक। जुबैर मलिक साहब बिल्कुल आपको बुक मिल जाएगी। मैं आपको ना इसी के अंदर उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, आप उस बुक को ना वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी आपको लिंक भेज देता हूँ, ठहरे जरा। जी ये मैं अभी ये मैंने लिंक भेज दिया जी जुबैर मलिक साहब इस वीडियो के अंदर। आप वहाँ से बुक जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी जनाब ये आपका। अच्छा जी मैं वापस आता हूँ जी। ये पहला था जी आपका सैलरी इनकम से रिलेटेड। अब दूसरा मैं शेयर करना चाहूँगा जी। दूसरा जी हेड आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रिंसिपल। जी सबसे पहले है जी ए पॉइंट है, उसके बाद
इसके 4 पॉइंट्स हैं जी बेसिकली, सब जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, ये बी है, फिर ये सी है, और ये फिर डी है जी। ये आपको इसके प्रिंसिपल टू सेट ऑफ जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे, रूल्स फॉर सेट ऑफ जो है जी, ये आपके सामने आ गया जी। सबसे पहले ये है, देयर कैन बी लॉस अंडर द हेड। अगर इस हेड में लॉस आप एक्सपेंसेस माइनस करके आ जाता है तो 15 के डिडक्शन अगर आपको लॉएबल है और आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में है तो आप इसमें से लॉस आ सकता है। सेपरेट ब्लॉक में नहीं है टैक्स। ये 2017 से एनटीआर का जो है कंपनी का जो है वो वैसे ही नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, वो लोग उसका भी लॉस हो सकता है। 2 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं एनी अदर हेड ऑफ इनकम के एक्सेप्ट सैलरी इनकम के। और फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज। अब इसके अगेंस्ट आप कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये आपका सेट ऑफ के प्रिंसिपल थे। प्रॉपर्टी इनकम के कैरी फॉरवर्ड के जो प्रिंसिपल है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, उन्होंने कहा शुक्रिया, चलें ठीक है। बिलाल वारिस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, शुड वी चार्ज सेल्स टैक्स ऑन सैंपल्स गिवन फॉर बिजनेस प्रमोशन? देखिए बिजनेस, अब इशू ये आ रहा है कि वो तो फ्री सैम्पलिंग आपने करनी है। अब ज़ाहिर बात है अगर वो सप्लाईज की, टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन में आएगा, सेल प्रमोशन के लिए एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको सेल टैक्स लो अलो करेगा तो तभी आप उसको विदाउट सेल टैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता जो चीज़ें हैं वो विद सेल टैक्स जो है आपको करनी पड़ती है, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। तो ये तो आपको सेल टैक्स लॉ कंसल्ट करना पड़ेगा कि सैंपल्स विद सेल टैक्स होगा या विदाउट सेल टैक्स होगा। जी जनाब, मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ जी, जो रूल्स इसके कैरी फॉरवर्ड के हैं उस पर बात मैं करना चाहूँगा आपके साथ। रूल्स टू कैरी फॉरवर्ड, ये प्रॉपर्टी इनकम की बात हो रही है जी। इसमें चूंकि लॉस तो हो सकता है लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जी। अब मीनवाइल सवाल आया जी, मोहम्मद अख्तर इजहार कह रहे हैं कि सर इफ ए पर्सन वांट्स टू बिकम न्यू फाइलर इंस्टेंटली then we have to submit ATL surcharge of 2019 और 2020 now। देखिए अगर तो अदनान इजहार साहब अभी उसने बनना है तो फिर तो 2019 की रिटर्न और विद ओबीसी डिफॉल्ट सरचार्ज होगा। 20 का तो जो है उस बेस पे जो लिस्ट अपडेट होनी है वो 1 मार्च 2020 को होगी। आपको जवाब मुझे उम्मीद है जी मिल गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। नंबर 3 मेरे पास आ गया जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के प्रिंसिपल। अच्छा, इससे मीनवाइल इफ 2019 देन व्हेन 220 सरचार्ज वुड बी एप्लीकेबल एज द लास्ट डेट एक्सपायर्ड नो। देखिए वो जो 2020 है वो तो आपका 1 मार्च को उस बेस पे लिस्ट 2021 को लिस्ट अपडेट होगी 2020 की बेस पे, ठीक है। तो तब तक आप इसको उस वक्त जब अपडेट होगी तो तब आपको सरचार्ज या अभी पे कर दें या तब पे कर दीजिएगा तो आप एटीएल की लिस्ट में उस बेस पे आ जाएंगे। अभी 19 की बेस पे होगा जो होगा। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ जी। बिजनेस इनकम की बात हो रही थी। तो उसके मैं पहले आपके साथ सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हाँ जी, ये आपके सामने है जी। इसके 2 हिस्से हैं जी, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस। इकबाल अंदर दे देना।
बात सुनो, इसमें ये है जी, लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम है, एक्सेप्ट सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट है, क्योंकि बिजनेस में लॉस तो हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसके अब पहले नॉन स्पेकुलेशन के कैरी फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। यार इसको एक फेवर कर दोगे, ये पैक हो जाएगा। हाँ कर दो इसको इसी तरह, तुम्हारी मेहरबानी, मुझे अभी तलब नहीं है, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ हाँ जी, अब मैं इसका आपको जनाब कैरी फॉरवर्ड का प्रिंसिपल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जी मैं वो देख रहा हूँ, वो आपको टाइप कर दूँ ज़रा। जी अब आ गया आपका जी कैरी फॉरवर्ड, जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 6 साल के लिए, और अपने ही हेड के अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल था जी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब स्पेकुलेशन की बात कर लेते हैं। जी ये पहले सेट ऑफ का है जी, ये आप जो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है दूसरे किसी हेड के अगेंस्ट नहीं। अब इसके जो कैरी फॉरवर्ड के प्रिंसिपल है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जी इसके जो आपका अनएडजस्टेड स्पेकुलेशन लॉस होगा जी, वो कैरी फॉरवर्ड करके भी अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, आप किसी और हेड के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे यानी दोनों के प्रिंसिपल नॉन स्पेकुलेशन और स्पेकुलेशन के सेम आ गए कैरी फॉरवर्ड करके अपनी हेड के अगेंस्ट। जी आगे मैं चलता हूँ जी। आ गया जी मेरे पास कैपिटल गेन अदर देन जो नीचे स्पेसिफाइड है उनको निकाल। अब पहले 1 बाय 1 करके 4 हिस्सों में ये आपके साथ शेयरिंग होगी। पहले तो कैपिटल लॉस जो 5B, C, D, ये 5A की बात हो रही है जी, मैं अभी आपके साथ ए के अंदर जो आपके साथ शेयर करेंगे वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब इसका जो जो कि अदर देन B, C और D मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसके जो सेट ऑफ की कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, अब इसका जो कैपिटल लॉस होगा जी अनएडजस्टेड आपके वो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और अपने ही हेड के अगेंस्ट वो एडजस्ट होगा अदर देन B, C और D। अब B5B, C और D जो इसी का हिस्सा है उसकी बात कर लेते हैं। जी पहले 5B की बात कर लें। सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रही है। सिक्योरिटीज का जो लॉस है वो जो सिक्योरिटी चार्जेबल टैक्स है उनके अगेंस्ट सब सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसके कैरी फॉरवर्ड की बात कर लें भी,
अब इसका जो वो है वो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसी जो सिक्योरिटीज होगी उसी के अगेंस्ट जो चार्जेबल टू टैक्स होगा उसी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। बीबी हो गया जी। अब 5C, अब बात होने लगी जी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब इसका पहले सेट ऑफ का प्रिंसिपल जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता जी, पहली बात तो ये। अब इसके कैरी फॉरवर्ड की बात कर लें। तो जब सेट ऑफ नहीं है तो फिर कैरी फॉरवर्ड भी इसमें अवेलेबल नहीं है। चले आखिरी है जी इसका जो डी है वो देख लेते हैं। अब जो 38(5) में एसेट डिफाइंड है उनके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मूवेबल एसेट्स हैं उस पर जो लॉस है वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। जब किया ही नहीं जाता तो फिर कैरी फॉरवर्ड की भी फैसिलिटी इसमें नहीं होगी। ये आपके 3 हेड जो है ना जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन, सॉरी 4 हेड्स आपके कवर हो गए। अब लास्ट है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो 5वां हेड ऑफ इनकम है जी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में NTR में लॉस हो सकता है और वो सैलरी और प्रॉपर्टी के अलावा किसी हेड के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक और है जी फॉरेन लॉसेज, उस पर भी बात कर लेंगे। फॉरेन लॉसेज फॉरेन लॉसेज जी फॉरेन इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे और किसी हेड के अगेंस्ट नहीं हो सकता। वो हेड वाइज भी आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम की एडजस्टमेंट है उसी तरह फॉरेन सोर्स की भी है। और लास्ट है जी इसका कैरी फॉरवर्ड जो है अनएडजस्टेड जो लॉस होगा वो अपने ही हेड के अगेंस्ट होगा 6 साल के लिए। लेकिन आपको हेड वाइज भी उसी तरह जैसे पहले बताया गया है सैलरी प्रॉपर्टी उसमें जितने जितने आएंगे उसके मुताबिक आप इसको भी उसके मुताबिक, यानी अगर वो FTR का ना हो, एग्जाम्प्ट इनकम ना हो और हेड वाइज आपने कैलकुलेट करना है जिस तरह आपको पाकिस्तान सोर्स इनकम में बताया गया उसी तरह फॉरेन सोर्स पे वो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। ये अभी तक तो ये मेरे 5 हेड्स ऑफ इनकम थे। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने YouTube चैनल बनाया हुआ है जी जिसमें 200+ वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, वो आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं इसमें सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। ये जी हमारा YouTube का चैनल है जिसमें 200+ वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं जो फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज है, जिसमें हमने मुख्तलिफ सेमिनार्स किए हैं जी, जिसमें लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है, उसके बाद बहावलपुर टैक्स बार एसोसिएशन है, उसके बाद पेपा कराची और लाहौर है, ICAP फैसलाबाद है, फिर ICMAP लाहौर और फैसलाबाद है, फिर इसके बाद जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद GC यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। बहुत से लोगों के साथ जो सेमिनार्स किए हैं वो सारे इसके अंदर अपलोड हुए हुए हैं और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हैं। ये भी वीडियो आपको उसी में मिलेगी। तो उसमें जितने लोग आएंगे उसमें सबसे
सब लोगों का फ़ायदा होगा जी। असल वो कह रहे हैं जी राशिद वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मोरली सपोर्ट किया जी। उसके बाद सैयद एहसन अली सवाल कर रहे हैं, इफ़ आई एम रनिंग ए बिजनेस ऑफ PSO पेट्रोल पंप ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, दैट इज आई पे रेंट ऑन एनुअल बेसिस टू द ओरिजिनल ओनर थ्रू ए ड्यूली रजिस्टर्ड लीज डीड, कैन आई क्लेम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 156 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? इफ यूज, देन इज देयर एनी लीगल प्रोविजन फॉर दिस क्लेम? देखिए बात यह है सैयद एहसन अली, अगर आपके पास पेट्रोल पंप है PSO का, आप उसको जो है रेंट पे आपने दिया हुआ है और आप उसके ओनर हैं और उस पर जो रेंटल आपको आएगा, अगर प्लांट एंड मशीनरी आपकी नहीं है तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कमीशन दी जा रही है पेट्रोल बेचने पे, तो जो कमीशन आपको आएगी उस पर 156A जो सेक्शन है वो यूज़ होता है, जो कि फाइनल डिस्चार्ज है जो आपका टैक्स कटेगा, लेकिन फिर भी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 तरह का अरेंजमेंट होता है कि आपने रेंट लेना है, दोनों लेने हैं, एक है, तो उसके मुताबिक फिर पेट्रोल पंप की ट्रीटमेंट होती है। और इसमें जो जब आप कमीशन लेते हैं तो वो आपका फाइनल डिस्चार्ज हो जाता है 156A के अंदर। हाँ जी, आपका सैयद एहसन अली, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें, तो आगे किसी और का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं जी। हम क्योंकि कोशिश करते होते हैं कि 30 मिनट्स तक लोगों को कोई भी जो सवाल वो करें उसको हम एंटरटेन करें। तो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ जी। इसमें काफ़ी चीज़ें चूँकि शेयर करने वाली हैं, जो जैसे अभी मैंने लॉसेस के बारे में बात की, उसी तरह अब मैं ना इनकम रिकग्निशन के थोड़े प्रिंसिपल आपसे शेयर कर लेता हूँ 5 हेड्स के। सबसे पहले मैं देता हूँ जी आपको इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले मैंने आपके साथ लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द 5 हेड्स ऑफ इनकम शेयर की। अब मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी 1 बाय 1 करके, इनकम फ्रॉम सैलरी है जी बेसिकली रिसीट बेसिस पे, अगर आप सैलरी रिसीव करेंगे तो तब आपको टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपको वो सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल साकिब शेख कह रहे हैं सन नॉन रेजिडेंट को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना चाहिए। देखें ऐसा लॉ तो रिक्वायर नहीं करता साकिब शेख साहब, लेकिन अगर आप करना चाहें वॉलंटरीली तौर पे तो कर सकते हैं, ताकि कल को जब कोई बंदा अगर यहाँ आता है उसकी वेल्थ ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी होगी। तो चॉइस रेस्ट विद यू, ऑल्दो लॉ इज नॉट रिक्वायरिंग फ्रॉम यू अंडर सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट नॉन रेजिडेंट को फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन बना के आप रख लें, कल को फिर भी कमिश्नर इनर रेवेन्यू आपसे थ्रू नोटिस मांग सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि जी चूँकि वो लॉ रिक्वायर नहीं करता था तो मैं दूंगा नहीं। तो ये ज़रा पॉइंट साकिब शेख साहब नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अगली हेड ऑफ इनकम की तरफ चलता हूँ जी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसकी है जी अक्रूवल बेसिस है, अगर आपको रेंट रिसीव्ड हो गया तब भी ठीक है, और अगर रिसीवेबल है तो तब भी, दोनों सूरतों में आपने रेंट जो है रिसीव्ड एंड रिसीवेबल जो भी होगा वो ऑफर करना है। ये 2 हेड्स ऑफ इनकम है जी। अब मैं तीसरा चल रहा हूँ आपके पास इनकम, जो आसान है वो ज़रा मैं पहले कर लूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जी। इसमें भी जी रिसीव्ड बेसिस है, अगर आपको रिसीव होता है तो ठीक है, तो अदरवाइज आपको वो ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। 3 हो गए जी। चौथा जी आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में जी जब आपने डिस्पोजल अगर कर दिया, अमाउंट बाद में रिसीव्ड होगी या हो चुकी है, दोनों सूरतों में अगर डिस्पोजल हो गया है तो फिर आपको जो है वो कैपिटल गेन को या लॉस को जो भी है कंप्यूट करके रिटर्न में डालना पड़ेगा। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसमें एक मिनट, इसमें जी 2-3 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। अगर कंपनी है तो उसकी बिजनेस इनकम जो है वो अक्रूवल बेस पे है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर उसके अलावा इनकम है तो वो कैश या अक्रूवल बेसिस यूज़ कर सकती है। अब आगे इंडिविजुअल AOP की बारी, तो उनकी बिजनेस इनकम वो मेथड ऑफ काउंटिंग पर डिपेंड करता है। अगर वो अक्रूवल चला रहे हैं तो अक्रूवल है, अगर कैश है तो कैश काउंटिंग सिस्टम है। लेकिन अगर एक दफ़ा मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद वो कमिश्नर इनर रेवेन्यू की अप्रूवल के बगैर आप उसको चेंज नहीं कर सकते जी। ये कुछ शेयरिंग थी जी रिलेटेड टू 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम की रिकग्निशन।
और प्लस उसके जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज थे, प्लस मैंने आपको अपना वीडियो चैनल जो है उसका लिंक भी सेंड कर दिया है। फिर कुछ दोस्त थे, उन्होंने किताब का लिंक मांगा था, वो मैंने दे दिया है। अगर किसी का कोई और सवाल तो वो कर सकता है, वरना फिर मेरी तरफ से आज का तो सेशन मेरा यही था, यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। जी जनाब, फिर भी कोई अगर सवाल है तो मैं आई एम वेटिंग फॉर दी क्वेश्चन। अगर कोई बंदा करना चाहे तो वो क्वेश्चन मेरे साथ कर सकता है। जी जनाब, मैं मीनवाइल फिर ऐसे करता हूँ, कुछ और चीज़ आपके लिए शेयर कर देता हूँ। अगर अब हम आ जाते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस, जो सैलरी वाला है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं बात करूँगा अब पेमेंट is सैलरी बाय एम्प्लॉयज। जी, जब पेमेंट अगेंस्ट सैलरी आनी है जी, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जेहन में रखने हैं, जो एम्प्लॉयर को ज़ाहिरी बात है जेहन में रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पेमेंट जब होनी है उस पर टैक्स काटा जाएगा, ठीक हो गया। उसकी बात यह है कि पेमेंट बेस पे टैक्स है, उसकी क्रूवल बेस पे नहीं होगा। मीनवाइल मैं सवाल एक ले लेता हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो कह रहे हैं जी, सैयद हसन अली साहब कह रहे हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट 156 से डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन कमीशन। द डिडक्शन इज नॉट मेड इन माई नेम, द टैक्स वाज डिडक्टेड इन ओरिजिनल ओनर्स नेम, वेयर एज इन एक्चुअल आई एम पेइंग रेंट टू द ओनर एंड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा सैयद हसन अली साहब, ये तो सिचुएशन चेंज हो गई है ना, कि आप ये कह रहे हैं कि डिडक्शन आपके नाम पे नहीं हुई है, वो ओरिजिनल ओनर के नाम पे हुई है, जबकि पे रेंट जो है टू द ओनर एंड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आप ज़ाहिरी बात है वो तो अलग हो जाएगा। आप तो आगे बिजनेस दूसरा आपने शुरू कर दिया सेल परचेज का। बेसिकली तो दो हिस्से हैं ना, जिसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर उसको रेंट मिल रहा है मशीनरी के अलावा तो वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब जो कमीशन जिसको दी जा रही है उसका जो टैक्स कटेगा वो उसका फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। और तीसरा, अगर वहाँ पे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, सेपरेट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पिछले के साथ, कमीशन के साथ, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो तो ट्रेडिंग बिजनेस है, वो तो फिर नॉर्मल सेल परचेज के अंदर चला जाएगा। जी सैयद हसन अली साहब, आपको जवाब अगर मिल गया हो तो आप चेक कर लें, क्योंकि कुछ लोग कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, कुछ रेंट पे हैं, कुछ दोनों हैं, कुछ उनका वो आगे बिजनेस अपना कर रहे होते हैं। तो वो आप उसको ज़रा चेक कर लें, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मुताबिक आप उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो ऑफ़र करेंगे। राशिद उमर कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर टैक्स का चालान किस तरह करते हैं? राशिद साहब, ये फॉर्म 32A होता है, जो इसके ऊपर आप जो टैक्स है वो फिल करके तो उसको जमा करवाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। उनके एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और सूबे के अंदर जो रिस्पेक्टिव फॉर्म है, हमारा PRA का जो है वो 32A फॉर्म है जिसके ऊपर ये जमा किया जाता है। जी जनाब, किसी और का कोई सवाल हो अभी? जी सैयद हसन अली साहब, आपको जवाब मिल गया है तो हो गया, तो इसको ओके कर दें, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को ऑफ़र किया जाएगा। जी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा। अगर मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ओके कर दिया। फिर तारिक जैदी आए, वो कह रहे हैं नोटिस फॉर पेनल्टी 182 फॉर फेलियर। हाँ जी, सैयद मोहम्मद तारिक जैदी साहब, ऐसे ही है, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है उन लोगों को 182 के नोटिस आ रहे हैं। अब ओबियसली आपको रीज़नेबल एक्सक्यूज़ बताना है, जब पेनल्टी आपको मौका देगी कि आप आके जवाब देंगे, क्यों ना पेनल्टी आपको लगाई जाए, रीज़नेबल एक्सक्यूज़ देंगे, लॉस ऑफ रेवेन्यू अगर ना हो और आप इनएडवर्टेंटली हुआ है, और जितनी जल्दी हो सकता है इस डिफ़ॉल्ट को दूर करें ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। सैयद अली क्या है जी, थैंक्स सर, आपका शुक्रिया जनाब, हमारे साथ हैं। जी जनाब, अभी कुछ मिनट अभी 1-2 बाकी हैं जी, अगर कोई और सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। जी जनाब, मैं वेट कर रहा हूँ जी आप लोगों के क्वेश्चन का। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, वरना मैं फिर इस सेशन को इधर ही क्लोज करूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वक्त में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।